हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 9 दिसंबर 2020। इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल पेज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जो डेली आपको सुबह 8 बजे मिल जाते हैं, तो आप उनको रोज़ाना देख सकते हो। तो चलिए फ्रंट पेज पे देख लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सी हैं। आज जो हम न्यूज़ कवर करेंगे उनमें से सबसे पहले तो इस वाले आर्टिकल में से देखेंगे कि अभी जो फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट किया गया है जिनको कि सबसे पहले वैक्सीनेशन दिया जाएगा, जिसमें 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग या फिर जो यंग है जिनको कहीं ना कहीं कोई परेशानी हो सकती है कोरोना की वजह से, उनका वैक्सीनेशन। तो एक आर्टिकल तो ये देख सकते हैं अपन अभी। फिर ये वाला आर्टिकल देखेंगे। इस वाले आर्टिकल में शुरुआती ये 2-3 पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें राइटर जो हैं इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि हमारा देश जो है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो टफ रिफॉर्म्स लाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने लाए हैं, चाहे वो माइनिंग से रिलेटेड हो, कोल से रिलेटेड हो, लेबर से रिलेटेड हो। तो 2 आर्टिकल्स तो ये हो गए। फिर इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो देख सकते हो आप। ये वाली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि 500 से ज़्यादा लोग आंध्र प्रदेश में बीमार पड़ गए, और जब उनका ब्लड टेस्टिंग किया गया तो पता पड़ा कि उनके ब्लड में लेड और निकल के सब्सटेंसेस मिले हैं। ठीक है, तो इसका आर्टिकल को भी देख सकते हैं अपन, इंपॉर्टेंट है ये। फिर ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि 5G का रोल आउट अगर टाइम पे हो जाता है तो वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड इजी वे में कंडक्ट की जा सकती है। अभी कल जो इंडियन मोबाइल कांग्रेस एक कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है। तो 5G से रिलेटेड आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आज आई हैं। तो फ्रंट पेज पे तो ये वाला आर्टिकल है, बाकी इकोनॉमी वाला पेज है उस पर भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। फिर ये वाला आर्टिकल, इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मीट सोमिया सदफ, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से क्रॉस करके अभी जम्मू एंड कश्मीर में आई हैं, और इन्होंने अभी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस थे उनमें स्टार कैंपेनर रही हैं। इंडिपेंडेंट इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, तो इसके हिसाब से वो केवल पॉलिटिक्स से ज़्यादा कुछ काम का है नहीं। बट यह है कि हाँ, पीओके के लोग भी इंडिया की तरफ मतलब इंडिया हमारी तरफ जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर आकर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने आप को मानते हैं कि हाँ, हम जम्मू कश्मीर जो इंटीग्रेटेड है उसी का पार्ट हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है और हमें जानना भी चाहिए ये। ठीक है, तो इस आर्टिकल में वैसे कुछ काम का है नहीं जो हमने देख लिया। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे देखें कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, एक सेकंड। हाँ, इस पेज पे आप देखोगे तो वही फर्स्ट पेज को ही कंटिन्यू किया जा रहा है। तो देखेंगे इसमें से जो फर्स्ट पेज पे पढ़ेंगे वही आर्टिकल इस पर रिपीट कर लेंगे। फिर आपके आ जाता है ये वाला पेज, एक्सप्रेस नेटवर्क, जिसमें ये वाला आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए। लॉज कवर टेम्पररी लाइसेंस विल बैलेंस रिस्क बेनिफिट सेज गवर्नमेंट। कि अभी जो कोविड-19 के लिए जो फर्स्ट वैक्सीनेशन का जो स्टफ़ तैयार किया गया है कि किसको वैक्सीनेशन देना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, इसको मैं एन सर्कल कर रहा हूँ, थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ आपको। यहाँ पे आप देख रहे हो न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019 के अंतर्गत ये ट्रायल्स कंडक्ट किए जाएंगे। इसके बारे में ये आर्टिकल देखेंगे हम। फिर आपको देखना हो तो ये ऑक्सफोर्ड कोविड वैक्सीन की बात करें तो इसके बारे में जो ट्रायल लिए गए हैं फाइनल फेज में 23,745 पार्टिसिपेंट्स पे, उनमें से केवल 3 पॉइंट मतलब आप देखो कि मीडियन 3.4 का निकल रहा है, एवरेज केवल निकला है 23,745 में से कि 3 जनों को एडवर्स इफेक्ट का सामना करना पड़ रहा है इस वैक्सीन के ट्रायल के बेसिस पे। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, इस आर्टिकल में यहाँ पर आप देखोगे ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इस पोर्शन को हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन जो है वो एक चिंपैंजी से एडेनो वायरस से लेकर के और फिर उससे ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट किया जाता है, और उस ह्यूमन बॉडी में जैसे ही वो वायरस इंजेक्ट होता है तो वो ह्यूमन सेल्स में ये स्पाइक वाला जो प्रोटीन है जो मेन कोरोना वायरस का जो क्राउन बनता है वो बनाता है, और वो फिर हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को इंस्टिगेट करता है, टीचिंग करता है उसकी, और फिर हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है। तब जाकर के, अगर ये तो हो गया क्या, इस वायरस का, एडेनो वायरस का यूज़ करके पूरा हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट करना, फिर उसके बाद में एक्सटर्नल अगर हमारी बॉडी पे अटैक होता है तो उससे हम बच पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एनजीटी ने राजस्थान को डायरेक्ट किया है कि भैया 20 करोड़ रुपए जमा कराओ एज अ फाइन,
क्योंकि जो लूनी रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है एक बांडी रिवर। तो पाली रीजन में आप देखोगे तो इस बांडी रिवर के आसपास में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत है। तो कलरिंग, डाइंग और इसकी वजह से जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसको बिना बिना ट्रीट किए टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांडी रिवर में डाल देती है। तो उससे क्या हो गया, पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया, ड्रिंकिंग मतलब पीने लायक नहीं रहा। और उसका असर फिर आसपास में जहाँ जहाँ पर भी गाँव में पानी की सप्लाई होती है उस नदी से, वहाँ पर एडवर्स इफेक्ट आ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। फिर आप देखोगे इस वाले आर्टिकल में यही है कि जो जेलर हैं, जेलों में जो जेलर होते हैं उन जेलर्स की वर्कशॉप होनी चाहिए टाइम टू टाइम, उनको अपग्रेडेशन देते रहना चाहिए कि भाई आप प्रिजनर्स के साथ में एक फेमिलियर बिहेवियर रखो और उनको समझो कि उनकी ज़रूरत क्या है और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जेलर को काम करना चाहिए। इसमें से मेन चीज़ यही आती है, क्योंकि अभी आप देखोगे एक केस चल रहा है जिसमें गौतम नवलखा, ठीक है, 69 ईयर के ओल्ड ये हैं, तो इनके चश्मे की चोरी हो गई थी। अब आप समझ सकते हो जिसके स्पेक्टिकल्स लगे हुए हैं, जिसकी आंखें बहुत डाउन है, आई साइट वीक है, तो उन लोगों को कितनी ज़रूरत पड़ती है चश्मे की। तो उसी चीज़ को कहीं ना कहीं सेंसिटाइजेशन ऑफ जुडिशियल या फिर हम कह सकते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसके लिए यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा है, मुंबई हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे ये वाला आर्टिकल, इसको हम बहुत बार ऑलरेडी एडिटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बेसिस पे जो सिद्दीकी हैं, है ना, उनको जो अरेस्ट कर रखा है, तो जावेद सिद्दीकी, ठीक है, उनको फ्री करने के लिए। तो ये आर्टिकल भी आपको देखना चाहिए क्योंकि आर्टिकल 21 यहाँ पर बहुत इलेबोरेटली बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो इस पेज पे और कुछ काम की चीज़ है नहीं। इसके अलावा नेक्स्ट पेज देखें तो नेक्स्ट पेज पे ये वाला आर्टिकल बहुत ही अच्छा है। सेंटर कैन नोटिफाई एनी लैंड एक्वायर इट फॉर हाईवे बनाने के लिए सेंटर कोई भी ज़मीन के टुकड़े को एक्वायर कर सकती है और नोटिफाई कर सकती है। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कही है, तो ये वाला आर्टिकल इस पेज से डिस्कस करेंगे। फिर आगे चलें तो ये एडिटोरियल पेज कंप्लीट हो गया था, आइडिया हो गया था। वर्ल्ड वाले पेज पे आप देखोगे तो ये नेपाल चाइना माउंट एवरेस्ट वाला जो आर्टिकल है, इसको हम एक्सप्लेन्ड पेज पे कवर कर लेंगे, तो यहाँ पर ज़रूरत है नहीं। फिर यहाँ पर बात आ रही है कि यूएसए के द्वारा डिक्लेयर किया गया है अभी खुद की तरफ से कि चाइना और पाकिस्तान पर्टिकुलर मतलब अपने आप में कंसर्निंग इश्यूज़ पे देखें जिसमें रिलीजियस फ्रीडम को अलाउ नहीं करते चाइनीज़ और पाकिस्तान स्टैब्लिशमेंट, यही चीज़ बताई गई है। ये थोड़ी पॉलिटिक्स हो गई और बाकी इस पेज पे काम का है नहीं। फिर बात करें एक्सप्लेन पेज पे तो इमरजेंसी अप्रूवल की बात की है, वैक्सीन्स की बात चल रही है, यह बहुत बार देख चुके हैं। फिर बात आती है इस वाले पेंडेमिक, ये नहीं डिस्कस करेंगे। पेंडेमिक के टाइम पे अगर कार में 2 जने बैठे हैं, 2 इंडिविजुअल्स, जैसे इस कार का आप देखो, तो कौन सी विंडोज़ खोलनी चाहिए जिससे कि इन्फेक्शन के कम से कम चांसेस हों, उसके ऊपर रिसर्च है, एक तरीके से एक एल्गोरिदम बता रखी है। तो आप देखना चाहो तो देख लेना। बाकी आज हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन पेज से ये वाला आर्टिकल कि माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो पिछली बार जो 1954 का जो डेटा है उससे कंपेयर करें तो लगभग 3 फीट ज़्यादा मिली है अभी, और देखेंगे पूरा क्या है सिस्टम, इसको जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात आ जाती है इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे हम देखेंगे ESIC, इन्होंने ये बोला है कि अब ज़्यादा रेफरल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी हॉस्पिटल को एमपैनल किया जाएगा, जो भी हॉस्पिटल को कंसिडर किया जाएगा ESIC के द्वारा, तो जो भी इंश्योर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों को वहाँ पर फैसिलिटी मिल जाएगी। ये आर्टिकल, ये जो न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पढ़नी चाहिए। ड्राफ्ट ई-कॉमर्स पॉलिसी, जिसमें गवर्नमेंट न्यू प्रॉप बॉडी इस्टेब्लिश करने की बात कर रही है, न्यू एक इन्वेस्टिगेशन बॉडी जो कि डेटा ऑडिट करेगी, ठीक है। तो आप देखोगे ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये वाला पोर्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5G अडॉप्शन से रिलेटेड, ये भी देखेंगे हम। ऑस्ट्रेलिया ने अभी गूगल और फेसबुक के ऊपर जो आप देखते हो ना कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग न्यूज़ बनती है, जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको कि मान लो ये जो बहुत सारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं, अब उनकी न्यूज़ को गूगल क्या समराइज़ करके अपनी न्यूज़ फीड में शो करता है, तो उसकी वजह से न्यूज़ का जो रेवेन्यू आना चाहिए, अब न्यूज़ कैसे प्रमोट होती है, जब एडवर्टाइजर्स जो होते हैं वो अपने एडवर्टीजमेंट को प्रमोट करना चाह रहे हैं तो वो पे करते हैं। तो इसमें क्या होता है, गूगल और फेसबुक जैसी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, वो लोकल या फिर जो हम कह सकते हैं जो छोटे पब्लिशर्स हैं
उनको एडवर्टीजमेंट से दूर रख पाते हैं, खुद का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में ये कानून लाया जा रहा है। इसी तरीके से आप देखोगे एफडीआई इन टेलीकॉम 100% अलाउड है। वही 5G वाला शुरुआत, वही मोबाइल इंडियन मोबाइल कांग्रेस, उसी का कंटिन्यूस सेगमेंट देख पा रहे हो आप यहाँ पे। इसी तरीके से पवन हंस, ये किससे रिलेटेड है? तो ये हेलीकॉप्टर से रिलेटेड, ये गवर्नमेंट ऑन्ड फर्म है जिसके लिए गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट की कोशिश कर रही है लगातार। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को एक तरीके से गाइडलाइन डिक्लेयर की है कि भाई आप किस तरीके से आपका सर्च इंजन काम करता है, और आप उन चीज़ों का, आपकी एल्गोरिदम के बारे में जो भी ट्रेडर आपके प्लेटफॉर्म पे बेचना चाह रहे हैं, तो उन ट्रेडर्स को बताओ कि उनकी सर्विस और अच्छे से कैसे बिक सकती है, उनके गुड्स और अच्छे से कैसे बिक सकते हैं। तो आज ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं इकोनॉमी पेज से, और फिर इसके बाद में और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ बचती नहीं है स्पोर्ट्स पेज पे। तो चलिए देखते हैं एक एक आर्टिकल को शुरू से। इस आर्टिकल को देखें, फ्रंट पेज पे आ गए हैं फिर से, ठीक है। वैक्सीन फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट, फ्रंटलाइन स्टाफ, दोज ओवर 50 और यंग एट रिस्क, ठीक है। इसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिसमें पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस को भी इंक्लूड किया जाएगा। और इसमें आप देखोगे कि जो सोसाइटी में कोमॉर्बिडिटी से परेशान, जो पीड़ित जो लोग हैं, जिनके ऑलरेडी कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई कैंसर की बीमारी से परेशान है, तो उनको भी आप देखोगे साइमल्टेनियसली उनको भी ट्रैक किया जाएगा। तो टोटल 3 ग्रुप्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखा जाएगी प्रायोरिटी जो है ना, वो इसी तरीके से देखा जाएगा, जैसे जैसे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी इंश्योर होती चली जाएगी, वैसे वैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे बढ़ता चला जाएगा। यह आर्टिकल हम कंटिन्यू करेंगे आगे पेज नंबर 2 में, जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो चलिए अब उसी पे जंप करते हैं सीधा, जो कि रेलेवेंट है इसी आर्टिकल से। ये पेज 3 पे है। लॉ कवर्स टेम्पररी लाइसेंस विल बैलेंस रिस्क बेनिफिट सेज गवर्नमेंट। इसमें आप देखोगे कि जो स्लॉट तैयार किए जा रहे हैं, कल हमने देखा था 100 के 30 स्लॉट तैयार किए जाएंगे, टोटल 30 अलग अलग मतलब टोटल 100 के सेगमेंट तैयार किए जाएंगे, एक एक इंडिविजुअल को 30 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। उसमें आप देखोगे तो उसी में आगे चलते हुए इसी चीज़ को कैरी ऑन कर रहे हैं हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण जी। उन्होंने ये बोला कि ये जो लाइसेंस अलाउ करना किसी भी कंपनी को कि हाँ आप हमारे यहाँ पे वैक्सीन ट्रायल कर सकते हो, या वैक्सीन का अप्रूवल मिल जाए कि हाँ वैक्सीनेशन में, जैसे इसका फाइजर का वैक्सीन है, या फिर बात करें हम ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका प्लस में सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इनका मिल करके, तो वो जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलेगा वो न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल 2019 के अंडर में चलेगा। और उसमें साफ साफ एक चीज़ कही हुई है जो हम यहाँ पे देखें कि इसमें ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि स्पेसिफिक अगर कोई कंडीशन आ जाए या कोई स्पेशल सिचुएशन आ जाए जहाँ पर रिलैक्सेशन देने की ज़रूरत पड़े, कुछ एब्रीवेशन करने की ज़रूरत पड़े, कुछ लॉज में ओमिशन करना पड़े, या कुछ डेटा को डेफर करने की ज़रूरत पड़े, जिससे कि जो हमें रिक्वायरमेंट है कि जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पर लोगों को बचाया जा सके, तो ये चीज़ की जा सकती है। मतलब कुछ ऐसे प्रोविजंस अवेलेबल हैं जिनके बेसिस पे इमरजेंसी यूसेज का जो अप्रूवल देने का जो बात है वो अवेल किया जा सकता है। बट यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो कि हम ग्लोबल जो भी प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं उनके साथ में अपने आप को अलाइन करें, पहली चीज़। इसके अलावा आप देखोगे तो रिस्क बेनिफिट रेशियो देखा जाएगा कि जिन जिन लोगों के भी अभी तक वैक्सीन लगा है, जिन पर ट्रायल किया गया है, उन लोगों को कितना बेनिफिट हुआ है और कितना उनसे मतलब एक मोर्टेलिटी या फर्टिलिटी रेट को ज़्यादा होने का हुआ है। तो कहने का मतलब रिस्क बेनिफिट देखा जाएगा, ओके। उसी के बेसिस पे फिर अप्रूवल दिया जाएगा। अभी तक 3 मैन्युफैक्चरिंग है जो कि अप्लाई कर चुकी हैं DCGI के पास में एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए, पर उसका पूरा अप्रूवल होगा। अब इसमें क्या है, जो फाइज़र है उस कंपनी का अभी तक क्या है, इंडिया में कोई भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कहते हैं ना उसको कि ट्रायल एक भी कंडक्ट नहीं हुआ है। तो फाइज़र जैसी कंपनी को तो अभी इंडिया में ट्रायल लेने पड़ेंगे। बाकी दूसरी और कंपनी की बात करें, बायोटेक की बात करो, या फिर हम बात करें ऑक्सफोर्ड वाला जो वैक्सीन है उसकी, तो हमारे यहाँ पर अभी सेकंड जो ट्रायल है उसी तक के डेटा अवेलेबल है, समझ गए। तो थर्ड ट्रायल का डेटा जब आएगा उसके बाद में कुछ आगे किया जाएगा। तो ये चीज़ बताई जा रही है। ऑक्सफोर्ड वाले वैक्सीन की बात हमने पहले कर ही ली कि किस तरीके से जो एडेनो वायरस है उसके बेसिस पे ये काम करेगा।
तो फिर से फ्रंट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 5G रोल आउट के लिए, जिससे कि वैक्सीन ड्राइव को सक्सेसफुल बनाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अगर 5G रोल आउट हो जाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम होगा, जिससे कि मिलियंस ऑफ इंडियंस एम्पावर्ड फील करेंगे। और टेलीकॉम इंडस्ट्री आज के टाइम पे इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोविड-19 वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसको भी हम इजीली कन्वीनियंटली कवर कर सकते हैं बाय यूजिंग 5G। ठीक है, जियो ने अनाउंस भी किया है कि 5G का जो ऑपरेशन है वो हम 2021 के सेकंड हाफ में लॉन्च भी कर देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। इसको हम सेकंड पेज पे अभी कंटिन्यू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया एक इमर्जिंग और मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का। और आप देखोगे पिछले कुछ सालों में हम ये समझ भी पा रहे हैं कि एक इंसेंटिव स्कीम भी दी जा रही है। ठीक है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, कि हमारे यहाँ पे अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो हम उसके लिए आपके ऊपर टैक्सेशन में रिलैक्सेशन देंगे। और साथ में टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो भी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग होती है उनको भी इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। साथ में ये बताया गया कि प्लान जो है अगले 3 सालों तक का हम देखें तो हर एक विलेज को हम हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक्स कनेक्टिविटी से कनेक्ट करने वाले हैं, जिससे क्या होगा कि हर एक इंडिविजुअल को रिमोट एरिया में भी लोगों को एक्सेसिबिलिटी हो हाई स्पीड डेटा की। ठीक है, फ्यूचर जो है हम देख सकते हैं आज के सिस्टम पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आज जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको आने वाले 3 सालों में हम देखेंगे तो यूँ लगेगा कि आज की ज़िंदगी हमारी एक तरीके से आदिवासियों जैसी थी, प्रिमिटिव लाइफ। इतनी हाई स्पीड लाइफ आने वाली है। और अपकमिंग टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हमारे लिए बेटर हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करेगी, बेटर एजुकेशन भी प्रोवाइड करेगी, बेटर इन्फॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटीज़ भी देगी, चाहे वो फार्मर्स हों या स्मॉल बिजनेसमैन हो या फिर कोई भी हो। तो अल्टीमेटली जो गोल हमारा है इकोनॉमी में एक ग्रोथ या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लाना, वो धीरे धीरे 5G के बेसिस पे आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो लगभग आज हमारे देश में 750 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं। ठीक है, जिसमें से टोटल इंटरनेट यूज़र्स की अगर बात करें तो उनमें से केवल आधे से ज़्यादा तो पिछले 4 सालों में जुड़े हैं। ओके, तो हमारे डिजिटल साइज़ जो है और डिजिटल एपेटाइट जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा है, अनप्रेसिडेंटेड है। इसको एक्सप्लोर जब करना शुरू करेंगे तो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती चली जाएंगी। ठीक है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया में अभी भी बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो 2G नेटवर्क में ही फंसा पड़ा है, 300 मिलियन के लगभग। ठीक है, तो उनको हमें कैसे ना कैसे करके अपग्रेड करना है। और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जैसे ही एक बार अप्रूवल देगा, क्योंकि ऑक्शन शुरू होने वाली है अभी, ठीक है, जिससे कि जो फ्रिक्वेंसी बैंड्स हैं वो अवेल कराए जाएंगे, तो उसके बाद में फिर रिलायंस जो है वो सबसे पहले रेडी हो रहा है कि आने वाली 2021 के सेकंड हाफ में हम ये जो 5G है उसको लॉन्च कर देंगे। ठीक है, जबकि भारती एयरटेल और वोडाफोन है ना, इन्होंने अभी तक अपना कोई कमिटमेंट दिया नहीं है। पर इनकी तरफ से थोड़ा सा एक आ रहा है कि भाई आप ये जो ऑक्शन से पहले ट्राई ने जो रेगुलेशंस दिए हैं, अब आप देखोगे यहाँ पे दिसंबर 20 को 2019 में डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन, ठीक है, ये आप देखो डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर में काम करती है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इन्होंने अप्रूवल किया है कि 8300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रा को 22 लाइसेंस स्पेक्ट्रम में हम बांटेंगे टेलीकॉम सर्कल्स में। ठीक है, 22 लाइसेंस स्पेक्ट्रम एक्सेस या फिर हम टेलीकॉम सर्कल भी बोल सकते हैं, उनमें बांटा जाएगा। तो ट्राई ने जितनी भी रिकमेंडेशंस दी है उनको माना गया है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये थी कि जो भी ऑक्शन में आएगा उसको 5.22 लाख करोड़ रुपए पहले गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। तो ऑक्शन का जैसे ही ये बात आई और उसमें ये जो सिक्योरिटी मनी बोलने की बात की, तब जाके एयरटेल और वोडाफोन इंडिया ने क्रिटिसाइज़ किया कि बोला हम ऑलरेडी अंडर प्रेशर हैं, क्योंकि हमें पता है अक्टूबर 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था जिसमें एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को रीपे करने के लिए कहा था इन दोनों को, तो उनके उसके प्रेशर में ऑलरेडी उस पेनल्टी को रीपे करने में, और वो ही पे नहीं कर पा रहे हैं। रही सही में आज आप 5.22 लाख करोड़ रुपए और मांग रहे हो अगर 5G में हम अगर उतरना चाहें मार्केट में, तो ये जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करेगी। बट ये खुशी की खबर है अपने आप में कि 5G लॉन्च होने वाला है। ठीक है,
नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 500 से ज़्यादा आंध्र प्रदेश में बीमार लोग मिले और जब ब्लड सैंपल चेक हुआ तो पता पड़ा उसमें निकल और लेड मिला। ठीक है, एलुरु करके एक टाउन है वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है और पता पड़ा एक मिस्टीरियस इलनेस का एक कॉज आया। और आप देखोगे सिम्टम्स जो थे वो कैसे थे, सीजर आना या फिर आप देखोगे कॉन्शियसनेस का लूज होना, और रिकवरी इतनी जल्दी थी कि विद इन कुछ घंटों के अंदर अंदर ही रिकवरी अच्छे से हो रही है। तो जहाँ पर फिर बाद में पता पड़ा कि एम्स की एक टीम ने रिसर्च की, ब्लड टेस्टिंग की, तो पता ये करना था कि वाटर कंटेमिनेशन है या फिर फूड कंटेमिनेशन है, किसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। तो उनके ब्लड सैंपल्स में क्या मिले, लेड और निकल। पर यही बात है अभी तक तो वाटर में तो ये बताया गया है कि वाटर कंटेमिनेशन तो नहीं है, क्योंकि ड्रिंकेबल क्वालिटी के वाटर अवेलेबल था लगभग 70% रीजन्स की अगर बात की जाए इस टाउन में। ठीक है, तो ये अपने आप में आगे और आर्टिकल्स आएंगे तब और देखेंगे इसकी डिटेल, बाकी मेन चीज़ यहाँ पे हमने जानी। नेक्स्ट आर्टिकल है पेज नंबर 4 पे कि एनजीटी ने राजस्थान को डायरेक्ट किया भाई 20 करोड़ रुपए दो। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, इन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट को क्यों बोला, क्योंकि बांडी रिवर के आसपास में जो लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसकी वजह से पोल्यूशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो इसमें जो एनजीटी है उसके बारे में आप गूगल ज़रूर कर लेना, विकीपीडिया पे सर्च कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एनजीटी अपने आप में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इस आर्टिकल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें लास्ट के इसमें मिलेगी कि अभी जो स्टडी है ये कुछ भी है तो हो क्या रहा है कि आसपास में जो पानी अवेलेबल हो उसकी एक तो हाई एल्केलिनिटी है, मतलब ज़्यादा बेसिक बिहेवियर ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, दूसरा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है पानी की वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तीसरा, ये आप ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट का लेवल देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो इससे क्या है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड मैटर है वो भी बहुत ज़्यादा है नॉर्मल स्टैंडर्ड से। तो एनजीटी ने जोधपुर हाई कोर्ट से ये केस अपने हाथों में लिया। पहले जोधपुर हाई कोर्ट में था 2012 में, और एनजीटी ने ये जब सुनी प्ली इसके बारे में किसान पर्यावरण संघर्ष समिति के द्वारा, तो उन्होंने ये कहा कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री या फिर डाइंग का जो काम करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। पाली डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, यहाँ पर देखोगे तो डिस्चार्जिंग बहुत ज़्यादा होती है एफ्लुएंट्स की, जो भी गंदा पानी होता है उसका सीधा रिवर में, और वो फिर नदी जाके बांडी किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, लूनी रिवर की। तो इससे वाटर पोल्यूशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और आसपास में आप देखोगे आगे जो विलेजेस होते हैं रिवर कोर्स पे, उनको ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, तो लाइव स्टॉक्स के लिए भी परेशानी का कारण बनता चला जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये वाला आर्टिकल है इसी पेज पे, हाई कोर्ट ऑर्डर्स रिलीज ऑफ द मैन बुक्ड अंडर एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में। तो आर्टिकल 21 को यहाँ पे इलेबोरेटली बताया गया है। देखो आर्टिकल 21 क्या कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमारे यहाँ पर पर्सनल लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल एंश्राइन की हुई है आर्टिकल 21 में, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अथॉराइज करता है, इसमें एक ऑब्लिगेशन भी है कि आप अगर डिटेंशन देते हो, किसी को अरेस्ट करते हो केवल शक के दायरे में आकर के, तब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको जो फॉलो करना है वो होगा प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कहने का मतलब जो इंडिविजुअल लिबर्टी है वो केवल एक ही केस में ब्रीच कर सकता है स्टेट, किस केस में, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये आर्टिकल 21 में ऐसा कैसा स्टेटमेंट दिया हुआ है जो कि हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। बाकी ऑलरेडी हमारे यहाँ पर कोई कानून के बेसिस पे है ये चीज़ अवेलेबल कि हाँ कोई इंडिविजुअल कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, ये कह रहा है कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ को मैं एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ, तो उस केस में ये चेक किया जाएगा कि हमारे इस चीज़ को टैकल करने के लिए कोई कानून है या नहीं। अगर कानून है तो फिर उसको रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल इसमें मेन चीज़ यही थी। बाकी चीज़ें तो क्या है, केस ओरिएंटेड है, जिसमें मैंने आपको बताया था जावेद सिद्दीकी को डिटेंट किया गया था नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में। जब आप देखोगे कि यूपी वाले रीजन में हबीस कॉर्पस पिटीशन की बातचीत जब चल रही थी, ठीक है, डिवीज़न बेंच के सामने हबीस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ, आपको पता ही है, इनको अरेस्ट किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल, तो एक बार इसकी रीडिंग आप ज़रूर मार लेना। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, पेज नंबर 5 पे ये आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा है। सेंटर कैन नोटिफाई एनी लैंड एक्वायर इट फॉर हाईवे। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई भी ज़मीन अगर एक्वायर करनी है तो सेंटर जो है फुली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है नोटिफाई करने के लिए कि हाँ जी जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं या फिर कोई दूसरी ज़मीन का एक स्ट्रेच लेना है अगर हाईवे बनानी है तो।
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल दिया है वेंसडे को। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1956 है, इसके अंडर में लैंड एक्विजिशन, और ये कहाँ का केस है पूरा, 8 लेन नेशनल हाईवे बनाना, चेन्नई कृष्णागिरी और सलेम नेशनल हाईवे। तो ये आप इसकी मार्किंग जरूर देख लेना है कौन सी नेशनल हाईवे है, ठीक है, कि 8 लेन, ये सॉरी, चेन्नई कृष्णागिरी और सलेम नेशनल हाईवे कौन सा है, नेशनल हाईवे नंबर 44 है, कौन सा है उसके लिए। तो आप देखोगे ये भारतमाला परियोजना प्रोजेक्ट के अंतर है, तो आप भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में भी आप ढूंढना और इसके बारे में नोट डाउन कर लेना। इसी तरीके से नोट्स बनते हैं इसके, ठीक है। एनएचआई और सेंटर ने, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या पहले वर्डिक्ट दे दिया, ये दिया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है ज़मीन को कहीं पर भी नोटिफाई करने के लिए कि यहाँ से हाईवे जाएगी। फिर जाके सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको सुप्रीम कोर्ट में ले गई इस केस को, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बताया है। क्लियरली यही स्टेटमेंट इस पूरे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से डिक्लेयर कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे जो पार्ट 4 है, ठीक है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को और जो पार्लियामेंट और खुद के ऊपर जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, आपको इन सोशल ऑर्डर प्रमोट करने के लिए, लोगों की वेलफेयर प्रमोट करने के लिए अगर कुछ करना पड़े तो उसके लिए आपको ये जो हाईवे बनाना पड़ रही है, तो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, उसके हाथ में पूरी एक्सक्लूसिव पावर्स हैं, वो अपने हिसाब से काम कर सकती हैं। क्योंकि नेशनल हाईवे बनने का मतलब हो गया आसपास के रीजन में डेवलपमेंट आना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बीच में आना गलत बात हो जाती है जुडिशरी की, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा ये आर्टिकल, इसमें यही चीज़ बताई हुई है। एक बार आप रीडिंग मारना चाहो तो मान लेना, क्योंकि होता क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी, एसेट क्रिएशन भी होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। बात वही है, देखो जी, इधर से रोड निकल रही है, यहाँ पे अगर 5-10 दुकानें भी खुलती हैं तो इसका फ़ायदा तो लाइवलीहुड को मिलता ही है ना। बस वही है कि हाँ, थोड़ा सा इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी हमें देखना है, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए जाना चाह रहे हो तो हमें सारे देखने पड़ेंगे, आसपास में लोगों का कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितनी वाइल्ड लाइफ को प्रॉब्लम हो रही है, वो चीज़ें और देखने वाली होती है। पर इन चीज़ों को देखने का काम कौन करेगा, पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीज़ डिक्लेयर कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवेज के पॉइंट ऑफ व्यू में एटलीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन पेज पे माउंट एवरेस्ट की 3 फुट ज़्यादा हाइट को कंसिडर करना, और इसको एंडोर्स किया गया है नेपाल और चाइना के द्वारा, ठीक है। अभी क्या है, वेंसडे को फॉरेन मिनिस्टर्स कहाँ के, नेपाल और चाइना दोनों ने मिलके जॉइंटली ये चीज़ क्लैरिफाई की है कि माउंट एवरेस्ट की अभी जो हाइट है वो 8,848 मीटर नहीं, 8,848.86 मीटर है। मतलब 86 सेंटीमीटर ज़्यादा है 1954 का जो डेटा है, ठीक है। तो दोनों कंट्रीज़ ने इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर बोला है। पहले क्या था, चाइना तो क्लेम करता था 8,844 मीटर हाइट इसकी माउंट एवरेस्ट की, जबकि नेपाल क्या कहता था, भाई 8,848 मीटर है। ओके, तो अभी जो करंट अगर फीट में डेटा देखें तो नेपाल का माना हुआ डेटा कितना था, 29,028 फीट, और अभी करंटली कितना आ गया, 29,031 फीट। मतलब 3 फीट की हाइट ज़्यादा बढ़ी हुई मिली है माउंट एवरेस्ट की, और इस चीज़ को चाइना और नेपाल दोनों ने एक्सेप्ट किया, जो कि पहले अलग अलग डेटा बना, एक तो 8,844, एक बोलता था 8,848। तो आप देखोगे इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डिबेट इस बात पे आ रहा है कि भाई जो स्नो से कवर्ड है उस हाइट को आप कंसिडर कर रहे हो, उसमें वेरिएशन को देख रहे हो, या फिर जो रॉक हाइट है, मतलब जो मेन इस स्नो के नीचे की तरफ जो चट्टानों से बना हुआ माउंटेन है उसकी हाइट को कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। तो अभी क्या मतलब क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो अब एक बार देखें। तो आप देखोगे इसमें नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ऑफ यूएसए ने पहले डेटा दिया था कि अभी 1999 में, उस टाइम पे तो उन्होंने ये बोल दिया था कि 8,850 मीटर है। बट उसी चीज़ को फिर कहीं ना कहीं आप देखोगे तो चाइना ने फिर एक्सेप्ट क्या कर रखा था, अभी तक केवल चाइना को छोड़ करके सभी कंट्रीज़ ने ये मान रखा था कि 8,848 मीटर हाइट है, और यूएसए ने डिक्लेयर कर दिया था 8,850, जबकि चाइना अभी भी किस में था, 8,844 पे,
ठीक है, अब चाइना ने, दोनों ने, नेपाल ने मिलकर के डिक्लेयर कर ही दिया कि भाई, और अभी टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई है उसका बता दूं मैं आपको, ये है थियोडोलाइट्स एंड चेन्स विद जीपीएस सिस्टम। समझ गए? इसी का यूज़ किया गया था 1954 में, क्योंकि जीपीएस उस टाइम पे तो था नहीं, तो उस टाइम पे थियोडोलाइट्स और चेन्स का यूज़ करके तो पता किया गया था कितनी हाइट, 8848। बट अभी करंट जो हम देखें तो उसमें तो और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम देख चुके हैं। ठीक है, इसमें और जो हमारे जानने की चीज़ें हैं कि ये जो सर्वे है इसके ऊपर एक्सपीडिशन शुरू कब हुई, जब 2015 में नेपाल में भूकंप आया था ना, तो नेपाल का जो सर्वे डिपार्टमेंट है उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। ये देखना था कि इस भूकंप की वजह से कहीं हाइट तो नहीं बढ़ी है, या माउंटेन्स की जो एलिवेशन हो उसमें क्या फ़र्क आया है। ठीक है, तो इस पर काम करना जब शुरू किया तो फिर ये रिजल्ट मिल ही गया कि 8848.86 मीटर हाइट हो चुकी है। गवर्नमेंट ने, आप देखोगे पहले तो इंडियन फाइंडिंग्स थी 1954 वाली, तो जिस 8848 वाली को उसी को कंटिन्यू रखा। फिर यूएसए ने अपने हिसाब से बताया। न्यूजीलैंड की तरफ से देखें तो सर एडमंड हिलेरी और उनके साथ में दूसरे जो नेपाली जो थे तेंजिन नोर्गे, दोनों ने मिलकर के सबसे पहले क्लाइंब किया था, आपको पता होगा ये। और ये अपने आप में अनडिक्लेयर्ड ब्रांड एम्बेसडर भी थे वर्ल्ड के लिए। तो न्यूजीलैंड ने भी नेपाल गवर्नमेंट को, नेपाल का जो सर्वे डिपार्टमेंट है उनको हेल्प प्रोवाइड की है कि आप चेक करो कि वाकई में हाइट बढ़ी है या नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड का यहाँ पे एडमंड हिलेरी की वजह से कहीं ना कहीं एक रिलेशन भी बना हुआ है नेपाल से। आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल और चाइना बॉर्डर पर लोकेटेड है। ठीक है, अब चाइना कैसे आया इसका पार्ट बनने के लिए? बस वही चीज़, 120 जनों की टीम आई और वो सारी चीज़ें धीरे धीरे एक्सपीडिशन होते गए। और अभी तो आपको पता ही है चाइना नेपाल की तो हैंड इन हैंड बातें बहुत ज़्यादा चल रही है। मेथोडोलॉजी क्या यूज़ हुई इसमें आप देखोगे, इन्होंने बताया कि जॉइंट सेक्रेटरी दोनों के, मतलब जॉइंट जो स्टेटमेंट आया उसमें ये बताया गया है कि ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम का डेटा भी यूज़ हुआ है, और जो ऑलरेडी यूज़ हो रहे थे इक्विपमेंट उनका भी यूज़ किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा और एक्यूरेसी से डेटा अवेलेबल हो पाया है, तो इस डेटा को थोड़ा सा रिलायबल कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, कुछ डिसएग्रीमेंट हो सकता है, तो राइटर बोल रहे हैं, बोला नहीं ऐसा कुछ चांस नहीं है। अब अब एवरेस्ट की जो हाइट है वो कंसिडर होगी कितनी, 8848.86 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। इकोनॉमी पेज पे ये आर्टिकल है, ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी। गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि एक नई प्रॉबिंग एजेंसी या प्रॉबिंग बॉडी स्टैब्लिश की जाए जो कि डेटा ऑडिट करेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक हॉलिस्टिकली इंक्वायरी करने के लिए एक बॉडी स्टैब्लिश करने की बात की है कि जो ई कॉमर्स एंटिटीज़ हैं वो किस तरीके से काम करती है। ये अपने आप में एक इनिशिएटिव होगा जिसमें देखा जाएगा कि जो पॉलिसीज़ हैं वो कैसे बनाई जाती है, एल्गोरिदम कैसे काम करती है, कहीं बायस दो नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है, उन्होंने ये अभी ड्राफ्ट पॉलिसी डेवलप की है। अगर ऐसा अडॉप्ट कर लिया जाता है तो एक इन्वेस्टिगेशन बॉडी स्टैब्लिश कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप देखोगे इस तरीके का अगर कदम लिया जाता है तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये अपने आप में ब्रिक एंड मोर्टार का प्लेयर, मतलब ब्रिक और मोर्टार की तरह रोल प्ले करते हैं इस पूरी सिस्टम में। क्योंकि जब भी कोई कंपनी आती है तो ये प्रेडेटरी प्राइसिंग लाते हैं, जैसे सेल ला दी, सस्ते में बेचना शुरू कर दिया, खुद की जो सब्सिडियरी कंपनीज़ हैं उनके प्रोडक्ट्स को ऊपर रिकमेंड करते हैं, तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं प्रेडेटरी प्राइसिंग बोला जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ की वजह से क्या होता है, ये अमेज़ॉन और ये जो ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं ना, अपनी खुद के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बिकवाते हैं या अपने खुद के अलाइड जो भी ऑनर्स होते हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं इस डेटा को मिसयूज़ करना कि हाँ भाई यहाँ पर कौन सी चीज़ रिकमेंड करनी है, जैसे आप कोई गूगल करो कोई भी चीज़, ठीक है, तो वो किसको प्रोमोट करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ देखने वाली चीज़ है। तो वहाँ पर फैसिलिटी अगर आती है तो उस चीज़ को टैकल करना। दूसरा, हमें पता है डेटा लोकलाइजेशन को लेकर के बहुत बड़ा, मतलब अपने आप में डिबेट भी चल रहा है, अभी डिस्कशन हो रहा है कि कैसे भी करके जो डेटा इंडियन फर्म्स का आउट ऑफ इंडिया स्टोर किया जा रहा है यूएसए के बड़े बड़े सर्वर्स में, उनको सर्वर्स को कैसे टैकल किया जाए, उनकी लोकेशन में एक डेली बेसिस पे उस डेटा का ऑडिटिंग होना चाहिए कि कहीं गलत यूज़ तो नहीं हो रहा है। देखो इमीडिएटली तो अभी क्लियर है नहीं कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जो हैं वो इंडियन यूजर्स का जो डेटा है वो अब्रॉड में कहीं स्टोर भी करके रखे, तो उसको कैसे क्या
ऑडिट किया जाएगा, बट ये प्रोविज़न हो जाएगा अगर जैसे ही ये बॉडी इस्टेब्लिश की जाती है तो आउट ऑफ इंडिया भी अगर वो स्टोर करते हैं इस डेटा को, तो वो वहाँ पर जा कर के ऑडिट कर सकते हैं डेटा का क्या यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हो पेनल्टीज़ भी लगाई जा सकती है इन बड़ी कंपनीज़ पे अगर एक बार ही आ जाता है तो। ड्राफ्ट पॉलिसी ने क्रॉस कटिंग नेचर को भी रिकॉग्नाइज किया है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्लेथोरा ऑफ लॉज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी जो होगी उसको ये भी इंश्योर करना होगा कि एक स्पीडी एक्शन लिया जाए, क्योंकि मान लो कि अगर एक कानून में भी कहीं लूप होल निकल गया तो वो तो जो प्लेटफॉर्म एक्सप्लॉइट करने वाली कंपनी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वो तो उस लूप होल से निकल जाएंगी बाहर, तो उससे भी बचने की ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, फ्रेगमेंटेड लीगल डोमेन है, उसको कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। जैसे आप देख रहे हो इनकम टैक्स एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, आईटी एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, जो कंपटीशन कमीशन वाला एक्ट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है, जीएसटी है, कंपनीज के लिए डिफरेंट इतने सारे लॉज हैं, इनको रेगुलेट करने, इनसे रेगुलेट होती है ई कॉमर्स कंपनीज। तो यहाँ पर ज़रूरत क्या है, इनको फाइनलाइज करना कि कौन सा इफेक्टिव रहेगा और एक लूप होल्स का स्कोप कम से कम रहे। ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की बात करें तो उनको एक ऐसी एल्गोरिदम तैयार करने की ज़रूरत है जो कि बायस्ड ना हो किसी एक पर्टिकुलर सेलर के लिए, कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक वेंडर या सेलर के प्रोडक्ट तो बिक रहे हैं, बाकी औरों को मौका मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, कंज्यूमर जो भी चाहता है, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट भी पूरी होनी चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कुछ और है, मिल कुछ और ही रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल हो, इसके लिए ये ई कॉमर्स के लिए नई पॉलिसी डेवलप की गई है DPIIT के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट 5G के बारे में बात करें तो 5G के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। यहाँ पर बस एक नई बात इंपॉर्टेंट वो क्या है कि हमारे यहाँ पर 100% ऑटोमेटिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है। इसके अलावा बात आ जाती है 5G अडॉप्शन से बेनिफिट क्या है और क्यों अभी डिले हो रहा है, डिले होने के फ़ायदे क्या हैं, डिले के कारण क्या है, ये देखते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजिकली मीडिया टेलीकम्युनिकेशन की बात अगर करें तो इसमें CEOs की बात करें तो क्या 5G को डिले करने का फ़ायदा हो सकता है। तो डिले के फ़ायदे नंबर 1 कि मोर मैच्योर बिजनेस अवेलेबल हो पाएगा, बहुत सारे प्रोटोटाइप्स अवेलेबल हो पाएंगे, कोलैबोरेशन का एनवायरनमेंट होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा आएगी और सस्टेनेबिलिटी भी इंक्रीज ज़्यादा होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर का डिप्लॉयमेंट भी अच्छे से हो पाएगा। अब बात आ रही है कि अभी कॉमर्शियल लॉन्चिंग 5G की क्यों नहीं हो पा रही है। एक तो ये कि स्पेक्ट्रम बहुत महंगा है, दूसरा सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी ज़रूरत है वो अवेलेबल नहीं है, तीसरा अभी पॉलिसी जो रेगुलेशन के लिए ज़रूरत है वो अभी अवेलेबल नहीं है, 4G का मोनेटाइजेशन होने में ही बहुत टाइम लग गया था तो 5G में भी टाइम लगेगा इसलिए जल्दी से नहीं आ रहे हैं, और दूसरा कोविड-19 की वजह से सिचुएशन निकल के आ रही है वो। फिर बात आ जाती है हाई स्पीड डेटा रिक्वायरमेंट। जी बिल्कुल, 5G जैसे आएगा तो हाई स्पीड डेटा रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, और जो अभी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 हो रही है उसमें बहुत सारी कंपनीज अपनी तरफ से एफर्ट्स भी लगा रही है, जिसमें कि इंडिया की बात करें तो रिलायंस जियो आप कह सकते हो पायनियर कंपनी निकल के आ रही है। ऑस्ट्रेलिया का ये जो आर्टिकल है ये भी अच्छा आर्टिकल है कि किस तरीके से गूगल और फेसबुक को ये कहा है कि भाई आप जो न्यूज़ जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी न्यूज़ इकट्ठी करके आप अपने यहाँ पे दिखा देते हो, अब उनके लिए आपको उन न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स को पे करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कही है ऑस्ट्रेलिया के इस बिल में कि भाई आप उन जो लोकल प्लेटफॉर्म है, न्यूज़ पब्लिशर्स हैं, लोकल पब्लिशर्स हैं, उनके साथ में आप डीलिंग कर लो, और अगर आप कोई फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हो, कोई मतलब एक तरीके से नेगोशिएशंस नहीं हो पा रहे हैं, फिर गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक ऑर्बिटर अपॉइंट करेगी, फिर वो ऑर्बिटर आपके बीच में एडजस्ट करेगा। समझ गए इस आर्टिकल को, बहुत अच्छे से देखना, मोटी चीज़ मैंने आपको बता दी। फिर वो बाद में बात आ जाती है, यूरोपियन यूनियन ने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को कहा है कि भाई आप अपना जो सर्च रैंकिंग का जो प्रोसेस है ना उसको बेटर वे में एक्सप्लेन करो। इसमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये वाला पोर्शन है, इसी को इलेबोरेट किया हुआ है। ठीक है, कि इंटरनेट फर्म्स है ना, उनको अब आगे से जिन भी बिजनेस फर्म्स का वो प्रोडक्ट या सर्विस बेच रही हैं उनको ये बताना पड़ेगा कि ऑनलाइन प्रोफाइल को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, किस तरीके से उनको गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा बिक सकते हैं, किस तरीके से सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा बिक सकती है उनके प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, इसके बारे में गाइडलाइन बताई गई है। बाकी पवन हंस वाला हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। तो आज के इस डिस्कशन में पूरा पेपर हमने ऑलमोस्ट देख लिया है, मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ देख ली है, तो ये डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।